अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। अपराधी देश में फिलहाल चुनावी मौसम चल रहा है और ऐसे में हर पार्टी अपनी ओर से कोशिश में लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर सके और इसी वजह से वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हुई है। जहां एक और विकास की बात की जाती थी, जहां एक और तरक्की की बात की जाती थी, वहीं अब कहीं ना कहीं जो है वो व्यक्तिगत टिप्पणी करने पर ये राजनेता आमादा हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जहां एक और राजनेता पहले विकास की बात करते थे, वहीं अब कहीं ना कहीं व्यक्तिगत टिप्पणी करना शुरू कर दिए है। जहां एक और नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी की यदि बात की जाए तो प्रियंका गांधी का कहना है कि 56 इंच का सीना नहीं चाहिए देश चलाने के लिए, बल्कि दरिया दिल होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसके बाद भी व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है। परिवार पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं जो विकास की बात की जाती थी, जिस तरह से देश को आगे ले जाने की बात की जाती थी, वहीं अब राजनेता एक दूसरे के परिवार पर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम आपको मिला देते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिंद्रा आशुतोष जी मौजूद है और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत आंग्रे जी भी मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशुतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पूरी चीज चल रही है, यदि बात की जाए नरेंद्र मोदी की या फिर बात की जाए प्रियंका गांधी की या फिर पूरे गांधी परिवार की, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जहां विकास की बात की जाती थी, तरक्की की बात की जाती थी, देश में किसान जहां मर रहे हैं, कई परेशानियां हैं, इन सभी परेशानियों को दरकिनार करके अब सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर परिवारवाद शुरू हो गया है। सबसे पहले सलामत, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट उठाया है उसको आम आदमी महसूस कर रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है देश भर में कि परिवर्तन की जो बात हो रही है कहीं ना कहीं से आम आदमी उससे जुड़ा जा रहा है। यही कारण है कि उस मूड को लेकर नरेंद्र मोदी ने आंधी पैदा कर दी है और जिसको लहर कह रहे हैं। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की जो आंधी है कहीं ना कहीं से गांधी परिवार को हिला कर रख दिया है। लेकिन अगर हम नरेंद्र मोदी की भावनाओं की बात करें तो उनका मकसद जो है वो देश के सामने छिपा नहीं है। उनको प्रधानमंत्री बनना है और जाहिर सी बात है कांग्रेसियों के सामने जब कोई प्रधानमंत्री की बात करने की कोशिश करता है या सोचता है तो उसको कांग्रेस उसको रोकना चाहती है और इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश की जाती है दोनों पार्टियों द्वारा, जहां पर आम आदमी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है और लगातार कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है। और बीच में कहीं ना कहीं से एक बहुत ही मसालेदार मामला मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को, जो सोनिया गांधी के दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा। तो उनका जो करियर था तो 1 लाख रुपए से उनका पूरा कारोबार शुरू हुआ था, आज 300 करोड़ है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अहम मुद्दा है कि 3 सालों में इतना बड़ा जो रकम है, इतनी बड़ी राशि है, कैसे इतनी डबल हो गई। जी, इसके अलावा हमारे साथ प्रशांत आंग्रे जी भी मौजूद है। राजनीति पर लगातार इनकी पैनी नजर होती है। प्रशांत जी, जानना चाहेंगे कि यदि बात की जाए राजनीति की, तो पिछले कुछ सालों की यदि तस्वीरों की बात की जाए तो पहले का जो दौर था उस वक्त जब भी बात होती थी ऐसे होते थे कि जब राजनेता बोलने आते थे तो लोग सुनते थे और साथ ही साथ वहां पर विकास की बात होती थी, तरक्की की बात होती थी, देश को किस तरह से आगे ले जाना है इसकी बात होती थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी भाषण देते थे, जो कि विपक्षी नेता हुआ करते थे, तो उस वक्त इंदिरा गांधी जो है वो सभी को रोक देती थी और ये कहती थी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं उन्हें सुने। लेकिन अब का जो माहौल बन गया है वो इस तरह का हो गया है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और दूसरी ओर किसी को बोलने नहीं देते। सबसे बड़ी बात सलामत जी ऐसी है कि 16वीं लोकसभा चुनाव को कंडक्ट किया जा रहा है देश में। आज़ादी से अब तक का जो सफ़र रहा है,
आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिए। मैं हमारे सहयोगी अरविंदर आशुतोष से थोड़ा सा खफा इसके लिए हूँ क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने जो बीजेपी की जो लहर या जो तारीफ बताई है, सबसे पहली बात बताऊँ कि इट इज़ अ गॉड गिफ्ट गांधी परिवार के लिए। अगर आप इनकी कुर्बानियों को देखें तो शुरुआत से लेके चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, ये कुर्बानी वाला ये परिवार है जी। वो बात अलग है कि आज इलेक्शन के दौर में जो जुबानी जंग शुरू है, पहले एक लॉ एंड ऑर्डर था, एक सिस्टम था, एक ड्रॉ लाइन थी कि आप इस मर्यादा को नहीं लांघेंगे। लेकिन आज 16वीं लोकसभा की जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप, सीधा सीधा पर्सनल अटैक किया जाए जी। प्रोफेशनली आप अटैक करो, प्रोफेशनली आपके पास में जो देश के सामने जो सबसे बड़े मुद्दे, 4 मुद्दे मेरे ख्याल से बहुत अहम मुद्दे हैं, सड़क, पानी, बिजली और महंगाई। इन 4 मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा है, कोई जिक्र नहीं कर रहा है इसके ऊपर। सिर्फ यहां पे आरोप हो रहे हैं, एक दूसरे के भ्रष्टाचार गिना रहे और कुछ नहीं हो रहा है जी। पहले नरेंद्र मोदी को जब टारगेट किया गया था, और ये टारगेट जानबूझकर नहीं किया गया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की शादी हुई थी, उनकी धर्म पत्नी है जो आज भी जशोदा बहन जो है ये बाबा रामदेव के आश्रम में रह रही है। तो ये टारगेट था कि भाई आपने जिक्र क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन था कांग्रेसियों की ओर से जी। ये सिर्फ हमने जवाब मांगा था। बदले में जिस प्रकार से अब आपने ये पर्सनल अटैक शुरू कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने सीधा सीधा रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि 1 लाख से उसने बिजनेस शुरू किया और 3 लाख तक 300 करोड़ तक का आमदनी हो गई है 3 साल में। आप जांच करिए इसकी, बिल्कुल आपको अधिकार है। लेकिन लहर की जहां तक का बात है, देखिए जनता बहुत समझदार है जी, और जनता को मालूम है उसे क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो एक हवा बनी है जी, 16 मई के बाद मेरे ख्याल से ये हवा आपको भी दिखाई देगी, जनता को भी दिखाई देगी कि असल में क्या होगा जी। लेकिन प्रशांत जी, जिस तरह से फिलहाल जो बीजेपी की ओर से एक फिल्म जारी की गई है जो कि रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आधारित है, जिस तरह से जो भ्रष्टाचार किया गया या फिर 1 लाख से लेकर जिस तरह से वो सफर, जो 300 करोड़ का जो सफर है जो तय किया गया था, एक फिल्म के माध्यम से उसे रिलीज करना, कहीं ना कहीं परिवार पर डायरेक्ट अटैक करना, ये कहाँ तक सही है? यही मेरा सवाल है। आप पर्सनल अटैक करो, आपके पास में सारी एजेंसियां हैं, आप ईडी के पास कंप्लेंट करवा सकते हो, आप सभी के पास कंप्लेंट करवा सकते हो, आप क्राइम ब्रांच में इसकी इंक्वायरी बिठा सकते हो। लेकिन आप रिल दिखा के एट द एंड ऑफ द डे क्या साबित करना चाह रहे हो? एक तो आप सपना देख रहे हो बड़ा बड़ा, दूसरी तरफ क्या पूरा कानून व्यवस्था भी आप ही के ऊपर निर्भर है? आप जो दिखाएंगे वही पूर्व दिशा है, वही सच्चाई है जी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कानून व्यवस्था की बात की जाए या फिर जो बॉडीज है जो बनाई गई है जांच के लिए, उन्हें पूरी तरह से दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मैदान में उतरकर ये फैसला कर देना कि भाई आप भ्रष्टाचारी हो, आप देश को नहीं संभाल सकते हो, या फिर आपके परिवार में क्योंकि इस तरह से चीजें हुई है तो आप देश को नहीं संभाल सकते हो, ये कहीं ना कहीं राजनीति को किसी और दिशा में ले जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से सलामत जी साफ तस्वीर है कि मेरे सहयोगी अरविंदर जी जो कह रहे थे जी, नरेंद्र मोदी की लहर, आंधी, हवा जो कुछ है, मेरे ख्याल से जब से चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी उतरी है जी, तब से कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट, एक घबराहट जरूर महसूस हो रही है भाजपा खेमे में जी। और मेरे ख्याल से यही एक वजह है क्योंकि प्रियंका गांधी में कहीं ना कहीं वही फायर, वही आग है जो इंदिरा गांधी में थी जी। बिल्कुल। और क्या कहें, ट्रम्प कार्ड था जो कांग्रेस ने लास्ट मोमेंट पे उतारा है जी। अगर ये पहले होता तो शायद इस आंधी को, इस हवा का रुख ही शायद कुछ और होता जी। बिल्कुल। थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर जो है, भय जो है वो बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ये जो झटपटाहट है वो हो रही है और इसका नतीजा जो है वो जनता के बीच पहुंच रहा है। जहां एक और कांग्रेस को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से, वहीं खुद की भी तो छवि खराब हो रही है। क्या कहेंगे आशुतोष जी? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी अकेले थकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को लग रहा था कि कहीं ना कहीं से कोई जो हम डर है वो सच ना हो जाए। यही कारण है कि उन्होंने मजबूरी में प्रियंका गांधी को सामने लाया है। लेकिन प्रियंका गांधी तो पिछले चुनाव की भी यदि बात की जाए तो प्रियंका गांधी हमेशा से ही, भले ही वो राजनीति में नहीं है, वो किसी सीट के लिए नहीं लड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने परिवार के सपोर्ट के लिए तो वो हमेशा ही आती रही है। वही मैं कहने जा रहा हूं कि राहुल, उनका जो मकसद है सिर्फ राहुल गांधी को किसी तरह से जीत दिलाना, और एक बहन और भाई की जो भावनाएं होती हैं, रिश्ता जो होता है, तो कोई भी स्वीकार करता है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जो है उसका भी समर्थन कर रही हैं, जो कि सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है, बाकी पार्टियां भी लगा रही हैं कि एक
1 लाख रुपए से जो आदमी अपना कारोबार शुरू करता है, जी। 3 साल में 300 करोड़ तक पहुंच जाती है राशि। जी। तो निश्चित रूप से सवाल तो पैदा होगा ही, और जी। विपक्ष का काम ही है सवाल करना, जवाब मांगना। जी, और जवाब मांगना, सवाल करना, ये तो ठीक है, लेकिन जब रॉबर्ट वाड्रा की बात आती है तो कहीं ना कहीं यदि आपको कोई परेशानी है या उनसे कि वो किस तरह से उन्होंने ये पैसे कमाए हैं, आपके पास कोई सबूत है, तो आप जो जांच एजेंसियां हैं आप उनके पास लेकर जाइए ना चीजें, उनको बोलिए कि ये सब चीजें भाई ये हमारे पास चीजें आई हुई है, इसकी आप जांच कीजिए। राजनीतिक मैदान में इसको लेकर आ जाना ये कहां तक सही है? देखिए, अगर कोई आरोप लगाता है, कोई सवाल करता है, तो बहुत ही साधारण सी बात है। नहीं, आशुतोष जी, यहाँ पे आरोप नहीं लगाया, यहाँ पे बाकायदा फिल्म दिखाई गई है जी। आपको ये प्रूफ करना होगा कि 3 साल में 300 करोड़ की रकम रॉबर्ट वाड्रा ने कमाई है, जिसने 1 लाख रुपए से अपनी शुरुआत की थी जी। वो आप किसी भी एजेंसी से करवाइए, आपने फिल्म दिखाई है, ये आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। जी देखिए प्रशांत जी और सलामत जी, अभी चुनाव का वक्त जी। है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से मन बना चुकी है कि उसका पीएम बन रहा है, जो कि जनता को करना है फैसला। जी। तो कहीं ना कहीं से एक जो घबराहट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है, उसको लगता है कि हम रॉबर्ट वाड्रा के जरिए नाव पार कर लेंगे। लेकिन ये जो दिशा और दशा है वो देश की जनता बदलती है और जनता बहुत ही जागरूक है। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस को भी ये साफ करना होगा, जिस तरह से कांग्रेस ने साफ कहा है कि ये उनका निजी मामला है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब उस परिवार का दामाद होता है तो विपक्ष तो सवाल करेगा ही। जी, तो कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं आप कि नरेंद्र मोदी को खतरा जरूर महसूस होने लगा है, क्योंकि जहां एक और आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल परेशान करके रखे हुए हैं बनारस में, वहीं दूसरी ओर गांधी परिवार एक ओर से जो है वो और उन्हें परेशानी की दलदल में घसीटता जा रहा है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी को पूरा कॉन्फिडेंस होता गुजरात को लेकर तो वो बनारस क्यों जाते। जी। तो निश्चित रूप से ऐसे में समझा जा सकता है कि कोई भी नेता अगर 2 निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनता है तो कहीं ना कहीं से उसके मन में शंका होती है, और जनता सब समझती है। तो निश्चित रूप से जनता फैसला करेगी कि कौन सही है कौन गलत, और नेताओं की लड़ाई तो चलती ही रहेगी। इस पर हम कितने भी बहस कर लें प्रशांत जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जनता को। नहीं, बेशक देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत या सरकार को चुन के देना ये जनता का ही काम है। जहां तक का भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस खेमे की बात है, जुबानी जंग चल रही है, मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे बीच में घसीटा जा रहा है। मेरे ख्याल से ये राजनीति की वो तस्वीर नहीं है जो 20-25 साल पहले थी। जी, शायद आने वाले 2019 में शायद आप मारते हुए देखोगे सांसदों को एक दूसरे को। बिल्कुल, और जिस तरह से एक भावनात्मक मुद्दा उठाया है प्रशांत जी, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता, तो उससे कहीं ना कहीं से जनता जुड़ी है मोदी के साथ। और जिस तरह से अब की बार मोदी सरकार पूरे देश में लहर की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं से विपक्ष की जो पार्टी है। आशुतोष जी, आप कह रहे हैं कि मोदी की सरकार है, मोदी की लहर है या प्रधानमंत्री बन रहे हैं। देश की भावनाओं की बात कर रहा हूं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जहाँ पे गांधीनगर में खुद लाल कृष्ण आडवाणी जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, सुलह तो जरूर हुई है नरेंद्र मोदी और आडवाणी के बीच में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब गांधीनगर में वो सभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने गुजरात के मॉडल का जिक्र तक नहीं किया। क्या वजह थी? निश्चित रूप से आडवाणी की जो नाराजगी है वो उनके दिल के अंदर है। देश की जनता बहुत अच्छी तरह समझती है, क्योंकि सबसे जो प्रबल दावेदार थे प्रधानमंत्री पद के अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, तो लोगों को लगता था आडवाणी ही है। लेकिन आडवाणी को जिस तरह से साइडलाइन किया गया, पार्टी के नेताओं ने उनको मनाया कि अभी सिर्फ मोदी की ही लहर है, तो कहीं ना कहीं से मोदी को जो प्रमोट किया है पार्टी ने, तो निश्चित रूप से उनकी जो कुंठा है आडवाणी की वो समझी जा सकती है। यही कारण है कि वो खुलकर तारीफ नहीं कर पा रहे हैं, कि उनको लगता है कि वही सही है। लेकिन सलामत जी, जिस प्रकार से आशुतोष जी ने यहाँ पे कहा है, हालांकि दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली यहाँ पे शुरू है। एक तरफ इलेक्शंस 16वीं लोकसभा, दूसरी तरफ आईपीएल। यदि अगर आईपीएल का एग्जाम्पल मैं अगर इस लोकसभा के चुनाव में अगर यहाँ पे दूं, तो देखिए एक टीम वर्क होता है, किसी एक के वजह से मैच नहीं जीती जाती। जी, अकेले के दम पे कभी मैच नहीं, इसमें 11 प्लेयरों का योगदान होता है। उसी तरह इलेक्शन में पूरे पार्टी के आला नेताओं का एक बेहतर कंट्रीब्यूशन होता है, एक किसी भी पार्टी को उभार के उस स्तर पे लेके आना। जी, सिंगल हैंडेडली नरेंद्र मोदी की सरकार, अब की बार मोदी की सरकार, ये जो टैग है जी, ये पार्टी से ऊपर चला गया है। जी, कोई भी व्यक्ति विशेष जो है ये पार्टी से ऊपर नहीं होता है, पार्टी को वो रिप्रेजेंट करता है, पार्टी किसी एक इंसान को रिप्रेजेंट नहीं करती। और ये जो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो किसी एक व्यक्ति के नाम पे जानी जाती है। अगर वो जानी जाती है तो वो है गांधी परिवार। जी, कि आज भी कांग्रेस गांधी परिवार के नाम से ही जानी जाती है। जी,
जी, तो कहीं ना कहीं फिलहाल राजनीतिक माहौल जिस तरह से बन रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो खैर बदस्तूर काफी समय से चलता आया है, लेकिन जिस तरह से पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जहां एक और जनता नाराज हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं जो लहर की बात हो रही है वो लहर भी कहीं ना कहीं उल्टी हो सकती है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व तथा उस कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जिस तरह से राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो जारी कर दिया गया है, वहीं कहीं ना कहीं आम जनता इससे परेशान जरूर हो रही है, क्योंकि जो राजनेता की छवि वो लेकर चल रही थी उसे कहीं ना कहीं जो बयानबाजी फिलहाल आ रही है, जहां एक और पर्सनल अटैक करने की कोशिश की जाती है, वहीं कहीं ना कहीं राजनेताओं को जो है वो जानवरों के साथ भी कंपेयर कर दिया जाता है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अवनिंद्र आशुतोष जी मौजूद है और साथ ही साथ प्रशांत आंग्रे जी मौजूद है। आशुतोष जी, जानना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से जो बयान दिया, उन्होंने जानवरों से जो कंपेयर कर दिया है, इस पर क्या कहेंगे? उनकी बौखलाहट को महसूस कर सकते हैं इसमें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज लोकप्रिय है, लगातार उसका जो जनाधार है बढ़ता जा रहा है, उसको देखकर प्रियंका गांधी के मन में कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत घबराहट आ गई। इसलिए उन्होंने भाजपा की पूरी कार्रवाई को, कार्यशैली को देखते हुए कहा है कि उनको लग रहा है कि यह चूहा दौड़ है। निश्चित रूप से ऐसा कहना, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से मजाक उड़ाया है, तो निश्चित रूप से जनता भी समझती है, क्योंकि जनता अपना जो मत देने का जो अधिकार है जनता के पास, उसके जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकती है। लेकिन बारिश के दौरान अगर आप छतरी नहीं खोलेंगे तो बुरी तरह भीग जाएंगे। और निश्चित रूप से भाजपा की तरफ से जब बारिश होती है तो कांग्रेस छतरी लेती है, और जब कांग्रेस बारिश करती है तो भाजपा के जी। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक डर जो है वो जरूर पैदा हो गया है, वो डर अब दिखाई देने लगा है। ये जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, प्रशांत जी क्या कहेंगे? क्या ये फ्रस्ट्रेशन लेवल एकदम हाई हो चुका है, इस वजह से इस तरह की बयानबाजियां सामने आ रही है? देखिए, बड़ी अच्छी सी चीज याद आ रही है कि सत्ता की आस पिछले 10 साल से लगाए बैठी है बीजेपी। अब मिलेगी, अब मिलेगी, अब मिलेगी। इन्हें जो सत्ता मिल गई थी 6 साल की अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, उस वक्त भी किस वजह से मिली थी?
92 के दंगल के बाद में फिर जिस प्रकार से जो हिंदुत्व की बात चली, उसके बाद जो सरकार बनी, और सबसे अहम बात यहाँ पर सलामत जी, इनकी सरकार के दौरान कहने के लिए हम ये कहते हैं कि 26/11 जो मुंबई में हमला हुआ था जी, ये सबसे बड़ा हमला है, लेकिन असल में देखा जाए तो जो हमारे संसद भवन पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ था जी, ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था जी। दूसरी बात, इन्हीं के कार्यकाल में अक्षरधाम कई जगह बम ब्लास्ट हुए जी। इन्हीं के कार्यकाल के अंदर कंधार कांड वहां पे सामने आया, जहां पे खुद जसवंत सिन्हा साहब जो है हाफिज सईद को लेके जाते हैं। तमाम चीजें इनकी इन 6 साल के पैरामीटर में हुई है। इनके ऊपर अगर आप सीरियसली फोकस करें, और महंगाई जो प्याज की वजह से जो इनको सत्ता छोड़नी पड़ी, आज जिन मुद्दों पे ये बात कर रहे हैं, जो टारगेट कर रहे हैं, ये वही मुद्दे जो इनके कार्यकाल में हुए जी। और फिर किस बिना पर ये कहा जा रहा है कि भाई फिर हमें सत्ता दो। क्या करोगे अगर सत्ता लेके भी आप सिर्फ एक आदमी को लीडरशिप दे रहे हो, बाकी के जो टॉप लेवल के फर्स्ट रैंक के जो इनकी लीडरशिप है, आज कहीं ना कहीं नदारत है जी। आज इतने बड़े सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी साहब, इनको साइडलाइन कर दिया गया। ऑफ द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं, साइडलाइन कर दिया गया, कोई महत्व नहीं है। जसवंत सिंह को भी तो जी आप ही कह रहे हैं, जसवंत सिन्हा साहब को भी देखिए, वो निर्दलीय के तौर पे उम्मीदवारी लड़ रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या साबित करना चाहते हैं कि बीजेपी एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसकी नींव अटल बिहारी वाजपेयी ने डाली है। आज किसी भी भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र तक नहीं होता है। मैं पूछना चाहूंगा रविंद्र आशुतोष जी, ऐसा क्यों? जी देखिए, ये कहीं ना कहीं इस पर हम बहस करेंगे। उससे पहले जिस तरह से हम बता रहे हैं कि राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि किसने क्या कुछ कहा। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बदस्तूर जारी है, वहीं कहीं ना कहीं राजनेता जो है, चाहे नरेंद्र मोदी की बात की जाए या फिर प्रियंका गांधी की बात की जाए, ये लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। ये हम आपको थोड़ी ही देर में दिखाएंगे। उससे पहले आशुतोष जी कुछ कह रहे थे आप। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का हर सैनिक करता है। उनको लगता है कि उनके पास एक ही चेहरा है, जिसको मुखौटा भी कहा था कांग्रेस ने जी। तो कहीं ना कहीं से मोदी भी अपने भाषणों में उनका नाम लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो नाम नहीं लेते, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि जो अनुभवी नेता है उनको साइडलाइन किया जाए। प्रशांत जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ यहाँ पर, और उसका खामियाजा हो सकता है मोदी जी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप थिंक टैंक की बात करते हैं तो उसमें आडवाणी भी शामिल हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल है और जसवंत सिंह भी शामिल है। लेकिन इन तीनों की जो भूमिका है पार्टी को लेकर आज सबके सामने है। तो कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस में जो परिवारवाद है उसके जरिए वो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, इसलिए उसको सत्ता चाहिए, ऐसा वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा प्रशांत जी ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे, ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो बॉर्डर लाइन से पार हो चुका है, जिस तरह से जो बयानबाजियां चल रही है, एक दूसरे पर आरोप जो है वो पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया गया है, फ्रस्ट्रेशन लेवल काफी हाई हो चुका है, ये भी एक कहा जा रहा है। दूसरी ओर क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी जिस तरह से पिछले कुछ समय से जो सपना बना रही थी, जो अपने सत्ता को लेकर जिस तरह से उसके इर्द गिर्द जो दाना बाना जो चल रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब खतरा लगने लगा है बीजेपी को इस वजह से? और दूसरी चीज कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी के आने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस और मजबूत हो गई है? नहीं, जिस प्रकार से आपने जो कहा है, बिल्कुल यहाँ पर एक बात जरूर यहाँ पे नजर आ रही है सलामत, कि बीजेपी वाकई अगर बहुत सीरियस है सत्ता पाने में, तो मेरे ख्याल से अगर आपका मिशन अच्छा है जी, विजन अच्छा है, सोच अच्छी है, बेहतर है, आप चुन के आओगे। लेकिन बीजेपी को यहाँ पर कांग्रेस से डर नहीं है जी। बीजेपी को अंदरूनी ही जो कला है, अंदरूनी जो मतभेद है जी नेताओं के बीच में, ये बहुत घातक है। ये इसलिए घातक है, भले ही आप सोशल मीडिया जितनी चाहे पब्लिसिटी कीजिए, फ्रस्ट्रेशन में चाहे जुबानी जंग में आप अपनी मर्यादा को लांग के कुछ भी बोलिए जी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसका हश्र भी वैसे ही होगा जैसे पहले फिल्म शोले रिलीज हुई थी, बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म थी, लेकिन उसी को जब बनाया गया राम गोपाल वर्मा ने, वही स्टार कास्ट थे सभी, पब्लिसिटी भी बहुत किए थे, लार्जर देन लाइफ, लेकिन फिल्म चली नहीं, लंबा अंतराल भी था बीच। आपको एक अच्छी स्क्रिप्टिंग की जरूरत है, अच्छे विजन की जरूरत है, अच्छे मुद्दों की जरूरत है। कहने के देखिए, कथनी और करने में बहुत फर्क होता है। हम करेंगे, जब आता है कुछ नहीं किया जाता है, यह सबसे बड़ी बात है यहाँ पर।
यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक तर्क देना चाहूंगा। प्रशांत जी, जिस तरह से आपने कहा कि मोदी को खतरा है या बीजेपी को खतरा है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह से अंदर ही अंदर एक जो आग दबी हुई है भाजपा के अंदर, तो निश्चित रूप से कभी ना कभी तो फूटेगी। और उसका सबसे बड़ा खामियाजा मोदी साहब को उठाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आडवाणी को, जसवंत सिंह को, सुषमा स्वराज को, अरुण जेटली को, नितिन गडकरी को कहीं ना कहीं से अलग थलग करने की कोशिश की है, तो निश्चित रूप से खामियाजा यानी साइड इफेक्ट तो मिलेगा ही। जी, साइड इफेक्ट तो मिलेगा ही, लेकिन फिलहाल ये तो 16 मई के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या इसका साइड इफेक्ट होता है या फिर सत्ता जो है वो बना पाती है, सरकार बना पाती है बीजेपी या नहीं। ये लगातार एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब 16 मई के उस पार होगा। लेकिन फिलहाल यदि चुनावी माहौल की बात की जाए, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, उस पर हम बहस कर रहे हैं कि जिस तरह से आरोप जो है वो विकास को लेकर किया जाता था कि कांग्रेस सरकार ने कोई विकास नहीं किया है या बीजेपी सरकार ने कोई विकास नहीं कर पाई, और वो ही चीज़ जो वो नहीं कर पाई थी वो इस बार करके दिखाएगी। ये जो चीज़ें थी उससे कहीं ना कहीं जनता अपने आप को जोड़ रही थी कि जनता को भी ये महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं यदि कांग्रेस की सरकार आएगी या बीजेपी की सरकार आएगी तो जो उनके सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। कौन सी पार्टी किसका सपना पूरा करेगी ये तो वो लोग डिसाइड करते हैं, जो वोटर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आखिर उनका सपना कौन पूरा करता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो माहौल बनता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जिस तरह से चलता जा रहा है, एक दूसरे पर कीचड़ उड़ाने के लिए लोग पीछे नहीं हट रहे, राजनेता पीछे नहीं हट रहे। उससे कहीं ना कहीं राजनेताओं को अब सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि यदि वो लोग पिछले कुछ समय से जो अपनी छवि बनाकर चल रहे थे, जिससे जनता अपने आप को जोड़कर देख रही थी, यदि इस तरह के ही सिलसिले आगे चलते रहे तो कहीं ना कहीं जनता उनसे दूर भी हो सकती है। और इसी वजह से 16 तारीख को जो तस्वीर बनने वाली होगी उसमें कहीं ना कहीं तस्वीर बिगड़ भी सकती है। राजनेता को इस बात को भी अंदाजा होना चाहिए। फिलहाल जिस तरह से हम इस पर बहस कर रहे थे, ये हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मेरे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद थे, प्रशांत आंग्रे जी और साथ ही साथ अवनिंद्र आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ लगातार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, यानी तू मैं का जो सिलसिला जारी है, उसे कहीं ना कहीं रोककर विकास पर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। और साथ ही साथ वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो अहम फैसले हो सके वो उठाने चाहिए। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे अन्य सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।